क्या पढ़ रहे थे भाई लास्ट क्लास में, बोलो जरा। डेरिवेशन करी थी हमने एक्सियल लाइन की ओर, पढ़ के आए हो घर से, पक्की बात। चलो अब लिखवा के देखूंगा, नहीं देखूंगा वो तो मेरी मर्जी, क्या पता लिखवाऊं क्या पता ना लिखवाऊं, है ना। आओ जरा हेडिंग लिखो। अच्छा तुम लोग एक दो चीज़ सुन लो, नई बात बता दूं, तुम्हारा सिलेबस आ गया लेटेस्ट इस साल का 2022-23 का सिलेबस आज सीबीएसई ने जारी कर दिया। प्रोजेक्ट ऐड कर दिया इस साल जो लास्ट ईयर नहीं था। टोटल एक्सपेरिमेंट्स घटा दिए, 8 ही छोड़े हैं, ठीक है। लास्ट ईयर कुछ टॉपिक डिलीटेड थे वो अब ऐड कर दिए, लेकिन मेजॉरिटी पार्ट अभी भी सिलेबस में नहीं है। पेपर एक ही होगा, पेपर जो होगा वो एक ही होगा, टर्म 1 और टर्म 2 अलग अलग नहीं होंगे। तो इस हिसाब से अब हम लोग अक्टूबर एंड तक अपनी दोनों बुक्स खत्म कर देंगे और उसके बाद में हम लोग 3 महीने करेंगे रिवीजन, नवंबर दिसंबर जनवरी विद डंडा। और उसके बाद में तुम्हारे फरवरी या मार्च एंड में क्या हो जाने चाहिए, मार्च स्टार्टिंग में तुम्हारे एग्जाम हो जाने चाहिए, फेब में प्रैक्टिकल्स होते हैं। तो ये पैटर्न जो है रहेगा। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में ना कुछ भी ऐड किया ना कुछ भी डिलीट किया, तो जो यूनिट चल रही है वो भी सेम है। इलेक्ट्रिसिटी में डिलीट किया है और थोड़ा सा ऐड किया है, वो मैं तुम्हें बताता रहूंगा साथ के साथ, ठीक है। ओवरऑल सिलेबस तुम्हारा कम ही हुआ है। एक हेडिंग लिखेंगे हम लोग, 5 सितारा हेडिंग लगाओ, 5 स्टार हेडिंग डालेंगे और लिखेंगे जरा टॉर्क। टॉर्क नाम सुना होगा तुम लोगों ने, ऐसी बात नहीं है। टॉर्क एक्टिंग ऑन अ डाइपोल, टॉर्क एक्टिंग ऑन अ डाइपोल placed in an uniform electric field. Torque acting on a dipole placed in an uniform electric field. एक डाइपोल पर जो टॉर्क लग रहा है। अब इससे पहले कि हम लोग कुछ भी कहानी आगे शुरू करें, हमको सबसे पहले एक बात पता होनी चाहिए मेरे भाई कि ये टॉर्क आखिर क्या होता है। व्हाट डू वी बेसिकली मीन बाय टॉर्क, क्योंकि टॉर्क जो है वो क्लास 11th का टॉपिक है। जरा इस पर जो है प्रकाश डालें कि टॉर्क क्या है। टॉर्क को अगर एक लाइन में डिफाइन किया जाए तो इसको कहा जाता है घुमाऊ इफेक्ट ऑफ फोर्स। टॉर्क को क्या कहते हैं, घुमाऊ इफेक्ट ऑफ फोर्स। कहने का मतलब एकदम सीधा सीधा सा है। ये एक बॉडी है, सपोज करो मैं इसके ऊपर इधर से ऐसे फोर्स लगाता हूं तो ये बॉडी ऐसे सीधी चलेगी, ठीक है। इस तरीके की मोशन को लीनियर मोशन कहा जा सकता है और ट्रांसलेटरी मोशन कह सकते हैं अगर ये बॉडी पॉइंट हो जाए। मतलब ट्रांसलेटरी मोशन भी स्ट्रेट लाइन की मोशन होती है। कैसी मोशन होती है, स्ट्रेट लाइन की मोशन होती है। लेकिन तुम दिमाग लगा के देखो, अगर मैं इस बॉडी के ऊपर यहां से ऐसे फोर्स लगाऊं और यहां से ऐसे फोर्स लगाऊं तो क्या ये बॉडी ऐसे रोटेट करना शुरू कर देगी? हाँ ना बोलो यार। जब ये बॉडी रोटेट करना शुरू कर देगी तब इसके ऊपर क्या लगेगा, टॉर्क। क्या लगेगा, मतलब मैं सीधा सीधा एक बात में ये कह सकता हूं कि फोर्स किसी बॉडी को सीधा सीधा चलाती है, जबकि टॉर्क किसी भी बॉडी को घुमाती है। टॉर्क की वजह से कोई भी बॉडी क्या करती है, रोटेट करती है। क्या करती है, रोटेट करती है। टॉर्क कई टाइप का होता है, जैसे एक तो होता है भाई एक प्योर रोटेशनल मोशन है, एकदम प्योर। जैसे ये पंखा, ये पंखा केवल अपनी जगह पे क्या कर रहा है, घूम रहा है। ऐसा तो नहीं है ना कि अभी यहां घूम रहा है, थोड़ी देर बाद जाके वो ध्रुव के पास जाके घूमने लग जाए, फिर थोड़ी देर में आगे आके घूमने लग जाए। नहीं ना, ये अपनी जगह पे क्या है, फिक्स। इस तरीके की मोशन को प्योर रोटेशनल मोशन कहते हैं। लेकिन कुछ ऐसी भी मोशन होती है जो कि प्योर रोटेशनल नहीं होती। फॉर एग्जाम्पल द टायर ऑफ योर कार। आप सोचो, दिमाग लगाओ, टायर अपनी जगह पे घूमता भी है और साथ के साथ आगे भी तो जाता है, तभी तो तुम अपने घर से यहां तक पहुंच पाते हो। सो बेसिकली ये मोशन कॉम्बिनेशन है लीनियर मोशन का और रोटेशनल मोशन का। इसको प्योर रोटेशनल मोशन अपन नहीं कहते। लेकिन हमको अभी रोटेशनल मोशन के इन डेप्थ में नहीं जाना, हमको केवल इतना समझना है टॉर्क क्या है।
हमको केवल क्या समझना है, टॉर्क। तो टॉर्क को हम कह सकते हैं घुमाऊ इफेक्ट ऑफ फोर्स। इसका एक दूसरा नाम भी होता है टॉर्क का, वैसे तुम पता होना चाहिए, 11th का टॉपिक है ये। इसको बोला जाता है मोमेंट ऑफ फोर्स। टॉर्क को क्या बोला जाता है भाई, मोमेंट ऑफ फोर्स। अच्छा, अगर बात ये आ जाए कि यार कैसे निकालूं, हाउ डू आई कैलकुलेट टॉर्क, टॉर्क को निकालने का सही तरीका क्या है, टॉर्क को कैसे निकाला जाए, तो बात को समझो। जैसे कॉपी दो, कॉपी दियो निशांत। देखो, जैसे मान लो ये जो नोटबुक है, मैं इसको ऐसे घुमाना शुरू कर दूं, घुमा सकता हूं, हाँ ना बोलो। अच्छा, ये इसके चारों तरफ घूम रही है, इसको बोला जाता है एक्सिस ऑफ रोटेशन। इसको क्या बोला जाता है, एक्सिस ऑफ, बोलो सही है। अब तुम ध्यान से देखो, अगर ये बॉडी ऐसे ही रहेगी तो घूमेगी, नहीं घूमेगी। कब तक नहीं घूमेगी, जब तक मैं इस पे क्या ना लगाऊं, फोर्स, क्या ना लगाऊं। मैंने इस पे यहां से फोर्स लगाया ऐसे, और मेरे फोर्स लगाने की वजह से बॉडी घूमने लग गई, ठीक है। तो दिमाग लगा के देखना, मैं इसको यहां पे बना रहा हूं, देखो ये वाली लाइन तो मैंने मान ली एक्सिस ऑफ रोटेशन, ये वाली लाइन मैंने क्या मान ली, एक्सिस ऑफ, सही है। यहां पे बॉडी गोल गोल घूम रही थी। मान लो ये वो पॉइंट है P, ठीक है, जिसपे मैंने क्या अप्लाई किया, फोर्स। क्या अप्लाई किया, मैंने फोर्स लगाया, मान लो ऐसे, ये लगाया फोर्स F एट एन एंगल थीटा। हाँ, ये एंगल हमेशा कितना डिग्री होना चाहिए। अच्छा, इस दूरी को मैंने क्या मान लिया, R। इस दूरी को मैंने क्या मान लिया यार, हाँ ना बोलो, इस दूरी को क्या मान लिया। तो जो टॉर्क है ना, टॉर्क बराबर टाउ वेक्टर होता है, हमेशा बराबर होगा R वेक्टर क्रॉस F वेक्टर के। टॉर्क वेक्टर जो है वो हमेशा बराबर होगा किसके, R वेक्टर के और F वेक्टर के। R वेक्टर क्या है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस। क्या है, कहां से कहां की, जहां पे फोर्स लगाई वहां से एक्सिस ऑफ रोटेशन की, एक्सिस ऑफ, यार नहीं आई बात समझ में, आ गई पक्की बात। और F वेक्टर फोर्स अप्लाइड है, याद रखना ये एंगल कुछ भी हो सकता है, ये तो मुझ पे डिपेंड कर रहा है, लेकिन ये वाला एंगल हमेशा कितना डिग्री होगा, चमका। तो ये टॉर्क है, ये क्या है, इतनी जानकारी हमको चाहिए अभी फिलहाल में। इसको ओपन करके ऐसे भी लिख सकते हैं कि टॉर्क बराबर आर एफ साइन थीटा, टॉर्क बराबर, यार क्योंकि 11वीं में इतना तो पढ़ा होगा कि ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर बराबर क्या आएगा, ए बी साइन थीटा, बोलो सही है। तो अब हमको जरा देखना है कि यार ये लिखना है क्या किसी को, अगर बेसिक ज्ञान चाहिए तो, ठीक है। अब हमको ये देखना है एक्चुअली कि इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर मैं डाइपोल मान लो रख रहा हूं तो उस पर टॉर्क और लग रही है, कितनी लग रही है, कैसे लगेगी, आओ जरा निकाल के देखें। तो सबसे पहले तो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड बना लेते हैं मेरे भाई। ये देखें जरा, ये बना लिया हमने यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। दो तीन बातें इसमें ध्यान रखना, इलेक्ट्रिक फील्ड मैंने मान लिया E, इलेक्ट्रिक फील्ड मैंने क्या मान लिया, अच्छा ये यूनिफॉर्म है, कैसा फील्ड है, मतलब इसकी वैल्यू हर जगह क्या है, सही है। अच्छा एक बात बताओ, इधर फील्ड ज्यादा या इधर फील्ड ज्यादा, सेम, दोनों तरफ सेम। अच्छा एक और बात बताओ, पॉजिटिव इस तरफ या इस तरफ, हाँ इस तरफ क्या है प्लस, इस तरफ क्या है, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन किधर से किधर जाती है, पॉजिटिव से, बहुत बढ़िया, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जाती है पॉजिटिव टू, ये लिखाया नहीं होता किताबों में, हम दिखाएंगे भी नहीं, लेकिन ये समझने वाली बात है, ठीक है। अब एक काम करते हैं, एक डाइपोल कंसीडर कर लेते हैं भाई, एक एंगल पे बना लेते हैं, जैसे इधर देखो, ये एक हम लोगों ने डाइपोल मान लिया और ऐसे यहां से एक ट्रायंगल भी पूरा किया ऐसे, ये कंस्ट्रक्शन है, समझना भी बात को। ये डाइपोल, इधर चार्ज रखा -q और इधर चार्ज रखा, ध्यान से समझना, अभी तुमने खुद बताया था कि प्लस इधर है और माइनस, तो ये जो पॉजिटिव चार्ज है ये किसकी तरफ अट्रैक्ट होगा, माइनस की तरफ, किसकी तरफ अट्रैक्ट होगा, तो इस पे फोर्स लगनी चाहिए प्लस क्यू, यार हाँ ना बोलो, जो किस तरफ लगेगी, इस तरफ,
ये क्या है माइनस, ये किसकी तरफ अट्रैक्ट होगा, प्लस की तरफ। प्लस किधर है, तो इस पे किधर फोर्स लगेगी, इधर, माइनस क्यू ई कह लो, क्या कह लो, डायरेक्शन समझ में आई। रट्टा मारने की जरूरत नहीं है, अगर मैं ऊपर माइनस ले लूं और नीचे प्लस ले लूं तो डायरेक्शन घूम जाएगी, हाँ ना बोलो, कहीं रट्टा मार जाओ कि इधर पीछे ही दिखानी है, कोई जरूरी नहीं है। अच्छा, डाइपोल की जो टोटल लेंथ है अपन उसको मान लेते हैं 2a, क्योंकि पहले भी हमने क्या माना है, और ये वाला एंगल मान लेते हैं थीटा, ये वाला एंगल क्या मान लेते हैं, है ना। इस पॉइंट को ले लिया A, इस पॉइंट को ले लिया B और इस पॉइंट को कंसीडर कर लेते हैं C। अब ध्यान लगा के देखो, इस केस में मुझे लगता है कि डाइपोल पे टॉर्क लगेगा इस तरफ से, तो ये इधर खिंच रहा है, इस तरफ से ये पीछे खिंच रहा है, तो मुझे ऐसा लगता है कि ये ऐसे घूमेगा, करेगा ना रोटेट, ये ऐसे रोटेट, और इसीलिए हम इस पे क्या कैलकुलेट कर रहे हैं, टॉर्क। क्या कैलकुलेट कर रहे हैं, लॉजिक समझ आ गया। तो टॉर्क निकालने के लिए मेरे भाई आओ शुरू करें। एक ट्रायंगल देखो, हमारे पास में एक ट्रायंगल है, कौन सा ट्रायंगल, ABC। कौन सा ट्रायंगल है, बहुत बढ़िया, ट्रायंगल ABC में ध्यान लगा के देखो, अगर मैं निकालना चाहूं साइन थीटा, साइन थीटा निकालना चाहूं तो साइन थीटा क्या होता है भाई, परपेंडिकुलर अपॉन, तो परपेंडिकुलर क्या है BC और हाइपोटेनस क्या है भाई AB, तो मैं क्या लिख सकता हूं मेरे भाई, BC डिवाइड बाय AB, BC डिवाइड बाय AB। तो मैं ये भी कह सकता हूं कि BC बराबर हो जाएगा AB साइन थीटा। BC बराबर क्या हो जाएगा, AB कितना है भाई 2a, AB कितना है, वैल्यू सब्स्टिट्यूट करें तो BC बराबर आएगा 2a साइन थीटा। BC बराबर क्या आएगा, इसको मान लो इक्वेशन नंबर, ठीक है भाई। हमको निकालना क्या, टॉर्क एज, टॉर्क इज इक्वल टू परपेंडिकुलर डिस्टेंस इनटू में, अगर ये थीटा है तो परपेंडिकुलर BC है ना, तो BC इनटू में फोर्स, देख इधर लग रही है QE, इधर भी लग रही है QE, तो फोर्स कितनी लगी, QE। ये एक्चुअली थोड़ा सा 11th क्लास का कॉन्सेप्ट है, तुमने 11th में रोटेशनल मोशन में पढ़ा होगा कपल। व्हाट डू वी मीन बाय अ कपल, तो कपल होता है कि जब बराबर फोर्स लगे और उसकी डायरेक्शन अपोजिट हो तो उसे कपल बोलते हैं। कपल जो टॉर्क लगाता है वो टॉर्क निकालने के लिए दोनों साइड का फोर्स नहीं लेना होता, कोई भी एक साइड का फोर्स ले लो, इसलिए मैंने कोई भी एक साइड का फोर्स कंसीडर कर लिया, हाँ ना बोलो। अच्छा, BC की वैल्यू अपन लोगों ने कितनी निकाली है, तो BC की जगह 2a साइन थीटा इंटू QE, क्या ये टॉर्क आ गया टाउ, हाँ ना बोलो। फर्दर कैलकुलेशन करें, अगर रीअरेंज कर लें तो टाउ बराबर बनेगा Q इंटू 2a, है ना, इंटू में E साइन थीटा, यार हाँ ना तो बोलो, यही बनेगा ना। क्या इस Q इंटू 2a को क्या लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, है ना। Q इंटू 2a को क्या लिख सकते हैं, P। तो टॉर्क का फॉर्मूला क्या आ गया, PE साइन थीटा, टॉर्क का फॉर्मूला PE साइन थीटा। सेम डेरिवेशन लास्ट ईयर तक मैग्नेटिज्म में से कट गई थी, इस साल वापस ऐड हो गई है। टॉर्क एक्सपीरियंस्ड बाय अ मैग्नेटिक डाइपोल इन अ मैग्नेटिक फील्ड, बिल्कुल सेम डेरिवेशन है, रिजल्ट आएगा MB साइन थीटा। यहां P इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट है, वहां M होगा मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट, यहाँ E इलेक्ट्रिक फील्ड है, वहां B होगा मैग्नेटिक फील्ड, एकदम डिक्टो डेरिवेशन है। जिसको ये यूनिट आ गई ना इलेक्ट्रो, समझ लो उसको आधी मैग्नेटिज्म ऑलरेडी आ गई, सारी डेरिवेशन सेम है, एक्सियल की, इक्वेटोरियल की, टॉर्क की, वर्क डन की, सारी डेरिवेशन सेम है। तो ये बात पल्ले पड़ी, टॉर्क बराबर क्या आ गया, PE। टॉर्क तो वेक्टर क्वांटिटी है ना, तो इसको वेक्टोरिकली भी लिखा, तो टाउ वेक्टर बराबर यहां पे क्या लिखा जाएगा, P वेक्टर क्रॉस, हाँ ना तो बोलो। फॉर्मूले में एंगल आ रहा है ना थीटा, फॉर्मूले में क्या आया, एंगल
तो जहां कहीं भी थीटा दिख जाए वहां बना दो केस, केस 1 जिसमें थीटा की वैल्यू कितना डिग्री हो, थीटा कितना डिग्री, बोल साइन 0 की वैल्यू, साइन 0 की वैल्यू, तो टॉर्क क्या निकला, यानी कि थीटा 0 होगा तो टॉर्क क्या आएगा। और केस 2 बना लो मेरे भाई कि अगर थीटा की वैल्यू 90 डिग्री हो, थीटा की वैल्यू, तो थीटा की वैल्यू 90 डिग्री, तो टॉर्क क्या निकलेगा, पीई। और ये टॉर्क की कैसी वैल्यू है, क्योंकि साइन थीटा की मैक्सिमम वैल्यू कितने डिग्री पे होती है, 90 पे। बात समझ आई, उतार डाल फटाक से। सॉरी सर, सॉरी। बहुत बार आई है डेरिवेशन पेपर में ना, और इस पे बड़े सवाल भी आए हैं एडिशनल, ना केवल डेरिवेशन आई बल्कि एडिशनल सवाल भी आए हैं। अभी करेंगे भी अपन लोग ना, पहले एक बार इसको कर लें। जिया दोबारा से लिख, यहाँ ना लिख, यहाँ लिख, पीछे प्रैक्टिस होएगी। कितने चिरकुटे गायब हैं, 1 2 3 4 5 6। एक बार ये भी सवाल पूछा था कि व्हाट विल बी द फॉर्मूला फॉर द मैक्सिमम टॉर्क एक्टिंग ऑन अ डाइपोल, पीई। अब कई लोगों ने उसमें क्या लिख दिया, पीई साइन थीटा, थीटा 90 डिग्री। तो इतना नहीं लिखने का, सीधा पीई लिखो। उसने क्या पूछा, मैक्सिमम टॉर्क का फॉर्मूला बताओ, राइट डायरेक्टली पीई। अभी आ रहे हैं, चल रहे हैं, उस पर भी चल रहे हैं। बुजुर्ग लोगों ने ये भी सवाल पूछा हुआ है। हो गया भाई। कोरोना फिर से आ रहा है, मैंने सुनी, बट अब की बार गवर्नमेंट बड़ी स्ट्रिक्ट सी हो गई है। काफ़ी सारे लोगों ने पिटीशन डाले थे कि बंद कर दो स्कूल, लेकिन सरकार ने इस बार मानी नहीं कि स्कूल बंद नहीं कर रहे। अब तो जो है मास्क कंपलसरी कर दिया, लेकिन मास्क का बैन हटा दिया था, लेकिन अब वो वापस आ गया। मास्क ना पहनने पे 500 रुपये का जुर्माना है।
पब्लिक प्लेसेस पे, हट गया था 1 महीने के लिए लगभग। ये वेव मुश्किल से 20 दिन टिकेगी, 20 दिन 25 दिन, ठीक है। अब कल मैंने देखा वो हमारे यहाँ वो लास्ट ईयर के जो 12वीं के बच्चे थे वो खुशी मना रहे थे कि वाह 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 कोरोना आ गया, पेपर नहीं होंगे, क्योंकि 26 अप्रैल से बोर्ड शुरू हो रहे हैं ना 12th के। मैं कईयों ने पढ़ना छोड़ दिया, नहीं दोनों के शुरू हो रहे हैं, ठीक है, लेकिन वो शुरुआत में तो बेकार वाले पेपर होते हैं ना सब, वो ऐसे टाइम पास सब्जेक्ट जो होते हैं वोकेशनल। हाँ असली पेपर तो मई में शुरू है, 7 मई से शुरू है। हाँ बेटा, फोर्स का फॉर्मूला एक्चुअली ये हम पहले पढ़ चुके हैं, मतलब ये फोर्स क्यू ही लग रही है ना, तो जो हाँ तो इधर भी तो क्यू ही लग रही है, ये कपल बना ना। कपल जब बनता है, जैसे 11th का टॉपिक है ये, जैसे ये फोर्स ऊपर गया, ये फोर्स नीचे गया, ठीक है, और ये डी ले लिया मान लो हमने, ठीक है, तो अब ये घूमेगा ऐसे, ठीक है। तो टॉर्क जो होता है वो एक्चुअल जो फॉर्मूला है, मैंने तुम लोगों को थोड़ा आसान करने के लिए ऐसे लिखा कि परपेंडिकुलर डिस्टेंस इनटू में फोर्स, एक्चुअल जो फॉर्मूला है वो होता है फोर्स इनटू में आर्म ऑफ द कपल। अब फोर्स दोनों नहीं ली जाएंगी, यहां पे कोई एक फोर्स लो और कपल की आर्म क्या है, डी। जो टॉर्क का जो फॉर्मूला बना वो बनेगा F इंटू में D, जहां पे D जो है वो कपल की आर्म होगी, ठीक है। तो इस वजह से दोनों फोर्स कंसीडर नहीं करेंगे, एक ही फोर्स कंसीडर करेंगे, ठीक है। ये मैंने तो पढ़ाया था यार, कपल सवाल भी लिखवाया था, व्हाट डू वी मीन बाय अ कपल एंड गिव द फॉर्मूला फॉर टॉर्क एक्टिंग ऑन अ कपल। याद ही नहीं है, कुछ चिरकुटों को याद ही नहीं है कि ये कहाँ लिखवाया हुआ है। कॉपी है या बेच दिए, यानी क्या कोई भरोसा नहीं ना, कबाड़ी वाले को बेच के छोले खा गए, अब तक बोला है खत्म साला, काम खत्म हुआ, 11वीं हटी, कहानी खत्म, अब क्या जरूरत है कॉपी रखने की। खैर अभी ये टॉपिक खत्म नहीं हुआ, लेकिन इस पे और भी सवाल पूछे गए भाई। जैसे 2 चीजों की बात की गई यहाँ पे, एक बात की गई स्टेबल इक्विलिब्रियम की और एक बात इस पर की गई अनस्टेबल इक्विलिब्रियम की। तो एक तरफ तो हुआ स्टेबल इक्विलिब्रियम और दूसरी तरफ अनस्टेबल। अब ये 1 नंबर का सवाल पूछा गया है पेपर में कि भाई बता ये डाइपोल स्टेबल इक्विलिब्रियम में कब होगा और अनस्टेबल इक्विलिब्रियम में कब होगा। तो भाई साहब स्टेबल इक्विलिब्रियम में होने के लिए थीटा की वैल्यू होनी चाहिए क्या, 0, और अनस्टेबल में होने के लिए होनी चाहिए 180 डिग्री। ये क्यों होनी चाहिए, इसका जवाब अभी आगे एक डेरिवेशन करके दूंगा मैं। स्टेबल इक्विलिब्रियम में पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम होनी चाहिए और अनस्टेबल में क्या होनी चाहिए, मैक्सिमम। कोई भी व्यक्ति तभी अनस्टेबल होता है जब उसकी एनर्जी क्या हो जाए, मैक्सिमा, और वो स्टेबल तब होगा जब उसकी एनर्जी क्या हो जाए, मिनिमा, ठीक है भाई। तो एक तो ये सवाल पूछा, अब समझते चलो, एक तो ये सवाल हो गया। दूसरा एक सवाल पूछा था बुजुर्ग लोगों ने, इसी में सवाल था शो दैट नो ट्रांसलेटरी फोर्स इज एक्टिंग ऑन द डाइपोल। ये सवाल पूछा गया कि ये प्रूव करो कि इस डाइपोल पे कोई ट्रांसलेटरी फोर्स नहीं लग रही। अब ट्रांसलेटरी मोशन मैंने तुम्हें बताया स्ट्रेट लाइन की मोशन होती है, तो ये तुमसे कह रहा है कि ये साबित करके दिखा कि ये डाइपोल सिर्फ घूमेगा, प्योर रोटेशनल मोशन करेगा, ट्रांसलेटरी मोशन नहीं करेगा। दिमाग तो मेरा भी यही कहता है कि प्योर रोटेशनल मोशन इसको करना चाहिए, लेकिन क्यों? इधर से देख, इधर से कितनी फोर्स लगी, प्लस की हुई, इधर से कितनी फोर्स लगी, मतलब माइनस का मतलब डायरेक्शन अपोजिट है ना। तो ये घूम रहा, ये घूमता रहेगा मजे से, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन ये प्रूफ कैसे करोगे कि इस पे कोई ट्रांसलेटरी फोर्स नहीं लग रही, मतलब ये आगे नहीं जा रहा। तो इसका सीधा सीधा सा तरीका है मेरे भाई, देख नेट फोर्स निकालोगे
एक तरफ फोर्स कितनी लग रही है, दूसरी तरफ कितनी लग रही है, तो नेट फोर्स कितनी लगी। हमेशा याद रखना, अभी जो मैंने थोड़ी देर पहले एग्जांपल बताया था ना कपल का, जिसपे फोर्स बराबर लग रही थी, दिशाएं अलग थी, जब कभी भी किसी भी बॉडी पर एक कपल लगता है ना, तो वो बॉडी सिर्फ अपनी जगह पे घूमती है, आगे पीछे नहीं हो सकती। तुम सोचो ना, आगे पीछे होने के लिए पता क्या चाहिए, एक चीज चाहिए। जो बुड्ढों ने ये भी सवाल पूछ लिया था एंड में, ये 2 नंबर के साथ 1 नंबर में एक बार ये आया, 2 नंबर की डेरिवेशन, 1 नंबर का ये, और अभी जो सवाल लिख रहा हूं वो भी आया 2+1 के पैटर्न पे। और सवाल था कि व्हाट वुड हैपन इफ द फील्ड इज नॉट यूनिफॉर्म। सवाल ये पूछा गया, बताओ क्या होगा इस डेरिवेशन में जो तुमने इलेक्ट्रिक फील्ड लिया अगर वो यूनिफॉर्म ना हो। दिमाग लगाइएगा, मैं तुम्हें फिर से एक्सप्लेन करके दिखा रहा हूं। यूनिफॉर्म ना होने का क्या मतलब है, हमने ऐसे ही बनाया था ना फील्ड, और हमने मेरे भाई इस फील्ड में क्या रखा था, डाइपोल, ऐसे। ये हमने इधर चार्ज ले लिया -q, इधर चार्ज ले लिया, हमने कहा इस पर फोर्स लगी QE प्लस का, और इस पर कितनी फोर्स लगी, ये फोर्स तब लगी ना जब फील्ड कैसा था, यूनिफॉर्म। यानी कि फील्ड इधर भी E था और इधर भी E। अब वो कह रहा है कि क्या होगा अगर फील्ड यूनिफॉर्म ना हो। कार्तिक कह रहा है घूमने के साथ साथ मूव भी करेगा। ध्रुव का क्या कहना है, क्योंकि इसको जेई करनी है तो इसको कुछ तो कहना पड़ेगा। दोनों तरफ इक्वल फोर्स नहीं लगेगा। निशांत का क्या कहना, थर्ड फोर्स आ जाएगी। हाँ, कैसी फोर्स, मतलब कहने का ये है, तो वेरिएबल, वही ये भी कह रहे हैं, वेरिएबल हो गया तो अब इधर E और इधर E नहीं रहेगा ना। इधर मान लो E1 तो इधर क्या मान लो, उधर मान लो E1 तो इधर मान लो। अब टोटल फोर्स जोड़ के देखियो, क्या 0 आएगी, क्या नेट फोर्स 0 आएगी। इसका मतलब इस केस में F नेट विल नॉट बी इक्वल टू, और क्योंकि F नेट 0 नहीं हो रही तो अब ये जो डाइपोल है ये रोटेशनल के साथ साथ ट्रांसलेटरी मोशन भी करेगा। ये घूमेगा भी और आगे या पीछे, डिपेंड करता है किधर की फोर्स ज्यादा है उधर भी जाएगा। जैसे मैं इस पेन को घुमा के तुम्हारी तरफ फेंक दूं तो ये ऐसे घूमेगा भी और आगे भी तो जाएगा। आई बात समझ में। लेकिन अगर दोनों तरफ से फोर्स में बराबर ही लगाता रहूंगा तो सिर्फ घूम। जितना भी ज्ञान हम लोगों ने आज तक अर्जित किया उसको हमने किताबों में छाप दिया, वही बन गई तुम्हारी बुक्स। अब तुम कहोगे जी कि सही भी क्यों और गलत भी क्यों, आपने सारा ही क्यों छाप डाला। सारा इसलिए छाप डाला मेरे भाई कि ताकि गलतियों का भी तुम्हें पता रहे। और इतिहास इसलिए पढ़ाया जाता है कि इंसान उन गलतियों को दोहराए ना। क्या पता तुम में कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी माइंड आ जाए और वो वहीं पे पहुंच जाए जहां से जे थॉमसन ने शुरुआत करी थी। वो यार ऐसा क्यों नहीं हो सकता। तो हम इसलिए पहले ही बता रहे हैं कि भाई ये गलत है। और आज की स्थिति ये है कि हम यहां पे खड़े हैं कि हम स्क्रोडिंजर वेव इक्वेशन को सही मानते हैं। कुछ याद आया, केमिस्ट्री, साई स्क्वायर हैं, तोते उड़ गए। एंगुलर नंबर्स हैं, क्वांटम नंबर्स, कुछ याद आया, प्रिंसिपल, एजीमुथल, मैग्नेटिक, स्पिन, चमका हैं। ये स्क्रोडिंजर वेव इक्वेशन के ही तो रिजल्ट हैं सब हैं। रदरफोर्ड बोला शेल, बोर बोला ऑर्बिट, और बाद में आगे बोले ना 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 शेल ना ऑर्बिट, ऑर्बिटल्स। आई ना बात समझ में। तो यही जानकारी सारी साइंस है जो तुम्हारी आज की तारीख में है। खैर फालतू की बात खत्म करो, एक आखिरी डेरिवेशन और करेंगे, छोटी सी डेरिवेशन है, लिख लो। वर्क डन, लिखो, हेडिंग लिखो, वर्क डन इन रोटेटिंग
अ डाइपोल, वर्क डन इन रोटेटिंग अ, कुछ लिखा, पहले समझ लो, डेरिवेशन की पृष्ठभूमि समझ लो, करना क्या चाह रहे हैं। जब मान लो ये पड़ा डाइपोल, अब ये ऐसे पड़ा हुआ मुझे अच्छा नहीं लग रहा, मैं कह रहा हूं मैं इसे घुमाऊंगा हल्का सा, अपने आप तो घूमेगा नहीं, इसको घुमाने के लिए मुझे, मतलब मैं कहूं मुझे वर्क करना पड़ेगा, वो वर्क ही हमें क्या करना है, कैलकुलेट, वो वर्क ही हमें क्या करना है, आओ कर देते हैं कैलकुलेट। एज अभी अभी एक फॉर्मूला निकाला, टॉर्क बराबर पीई। अब मैं पहले लेट कर लेता हूं कि लेट डी डब्ल्यू बी द स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क डन to rotate the dipole through d theta। मैंने ये लेट कर लिया भाई कि डाइपोल को थोड़ा सा रोटेट करना है, कितने एंगल से, d थीटा से। तो हमने मान लिया कि वर्क डन dw है। कक्षा 11 में ये तकनीक तो तुम लोग सीख ही गए होगे कि एकदम से टोटल वर्क डन नहीं निकाला जाता, पहले स्मॉल वर्क डन निकालेंगे, फिर उसको क्या करेंगे, इंटीग्रेट, क्या करेंगे। अच्छा, वर्क डन का फॉर्मूला क्या होता है, क्या वर्क डन होता है फोर्स इनटू में डिस्प्लेसमेंट, भाई वर्क डन क्या होता है, फोर्स इनटू में, लेकिन ये फॉर्मूला तब लगता है जब लीनियर मोशन हो रही हो, जब कौन सी मोशन हो रही हो, रोटेशनल मोशन में आ जाओ। अभी अभी बताया, फोर्स की जगह क्या लगेगा, टॉर्क, फोर्स की जगह, और डिस्प्लेसमेंट की जगह क्या लगेगा, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट की जगह क्या लगेगा, क्योंकि डाइपोल को घुमा रहे हैं ना भाई, घूमेगा तो डिस्प्लेसमेंट की जगह क्या आएगा, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, और फोर्स की जगह क्या आएगा, बहुत सही, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स विद इन प्रॉपर लिमिट्स। ठीक है भाई, डीडब्ल्यू का तो क्या हो जाएगा, डीडब्ल्यू का क्या हो जाएगा, हाँ ना बोलो, मीटिंग खत्म हो गई का, ओहो ये बहुत समस्या है। ये हमारा पिरो अकाउंट है, गूगल मीट, सही कह रहे हो तुम, इसका लफड़ा खत्म किया जाए। ला 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 ला, हाँ जी देखो, स्मॉल वर्क डन है ना, जब भी कभी किसी स्मॉल ऑब्जेक्ट को या किसी स्मॉल क्वांटिटी को हम डिनोट करते हैं तो डी लगा देते हैं उसके साथ, ठीक है। तो डी डब्ल्यू का तो डब्ल्यू हो गया। अच्छा अब बता लिमिट किसकी लगाऊं, टॉर्क की या एंगल की, एंगल की। तो इनिशियल एंगल मान लेता हूं θ1 और फाइनल एंगल क्या मान लेता, हाँ ना बोलो, ऑफ टाउ डी थीटा, क्या आ गया, टॉर्क की वैल्यू ऊपर से उठा के पुट कर दूं, टॉर्क की वैल्यू ऊपर से उठा के पुट करूंगा तो W बराबर θ1 से θ2 पी ई साइन थीटा डी थीटा, बोलो सही है क्या, पीई बाहर आ जाएगा तो वर्क डन बराबर आएगा पीई, और एक काम करो साइन थीटा का इंटीग्रल बोलो, साइन का इंटीग्रल माइनस कॉस, साइन का इंटीग्रल, तो माइनस यहां बाहर लगा दूं, अंदर रह गया कॉस थीटा, लिमिट θ1 से, भाई साहब लिमिट को सॉल्व करने का तरीका अपर लिमिट माइनस, तो एक बार अपर लिमिट की वैल्यू रखेंगे कॉस ऑफ θ2 माइनस कॉस ऑफ, ये फॉर्मूला निकल गया वर्क डन का, वर्क डन इन रोटेटिंग अ डाइपोल। अच्छा इसमें बहुत सारे केस बन सकते हैं यार, क्योंकि θ1 θ2 की कोई भी वैल्यू ले लो अलग अलग, कभी उसको 30 ले लो, उसको 60 ले लो, 90 ले लो, 0 ले लो, कुछ भी ले सकते हो। हाँ एक स्पेशल केस याद रखना पड़ेगा जिसमें θ2 को लिया जाएगा थीटा और θ1 को लिया जाएगा 90, θ2 को क्या लिया जाएगा और θ1 को, ठीक है। अगर ये कंसीडर करोगे तो cos 90 की वैल्यू 0, तो वर्क डन का फॉर्मूला क्या निकलेगा, माइनस पी ई कॉस थीटा, क्या निकलेगा वर्क डन का फॉर्मूला,
नहीं आया। वर्क डन का फॉर्मूला माइनस पीई कॉस थीटा, और हम कहेंगे कि दिस वर्क डन इज स्टोर्ड एज पोटेंशियल एनर्जी। ये किसके फॉर्म में सेव होता है? तो डाइपोल की पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला आया माइनस पीई कॉस थीटा। थीटा की वैल्यू 0 रख, पोटेंशियल एनर्जी आएगी माइनस पीई, मिनिमम है, इसलिए 0 पे थीटा, डाइपोल तेरा स्टेबल था। थीटा की वैल्यू 180 रख, कॉस 180 की वैल्यू -1, यू क्या आ जाएगा? प्लस पीई, मैक्सिमम है, इसीलिए थीटा 180 डिग्री पे तेरा डाइपोल क्या था? अनस्टेबल। मैंने बताया था एनर्जी ज्यादा अनस्टेबल, एनर्जी कम स्टेबल। बात समझ आई? उतार फटाक से। छोटी डेरिवेशन है, इजी है, बहुत इजी है। पोटेंशियोमीटर हटा दिया इस बार के सिलेबस में से, खुश हो जाओ तुम लोग। भगवान कसम, ये जो काम हुआ है तुम्हारे लिए बहुत अच्छा काम हुआ है। पोटेंशियोमीटर के न्यूमेरिकल आते ही बच्चे हाथ जोड़ देते थे, बोले ये नहीं होगा। लेकिन परेशानी उनके लिए जिनको एंट्रेंस देनी है, उनको मीटर ब्रिज भी लगेगा, उनको पोटेंशियोमीटर भी लगेगा, क्योंकि पोटेंशियोमीटर पे हर साल सवाल आता है भाई। नीट में भी और जेई में भी बहुत आए हैं सवाल पोटेंशियोमीटर पे। इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स विद इन प्रॉपर लिमिट्स, ये तुमको फुल फॉर्म ही लिखनी है, शॉर्टकट मत छाप देना। ये मेरे लिए चालू है ये चीज। विद इन प्रॉपर लिमिट्स, तुम्हें पता नहीं है, जो सीबीएसई में कॉपी चेक करने बैठते हैं ना, वो बहुत कलाकार लोग होते हैं। जैसे एक, नहीं हम गरीब लोग, हम ऐसे झंझट पालते नहीं। हाँ, अब लेकिन क्योंकि किसी स्कूल का हिस्सा नहीं हूं ना मैं, तो अगर स्कूल का मैं टीचर रहता तो मैं जाता। मैं कोविड कब शुरू हुआ था? 2020 में। तो मैं 11 मार्च 2020 को रिज़ाइन कराया था स्कूल से। माई बैड लक। उसके बाद से कोविड फैलने लग गया बहुत तगड़ा करके। मुझे अगर ऐसा पता होता इतना कोविड फैलेगा, मैं कभी रिज़ाइन ना देता, फ्री की तनख्वाह लेता, 2 साल बैठेगी। नुकसान कर लिया मैंने अपना। और तुम पता मैं नौकरी भी कैसे करता था? मेरी बहुत आलीशान नौकरी थी भाई साहब। मैं सुबह 8 बजे स्कूल पहुंचता था और 10:30 बजे थैला उठा के घर। तो मतलब मेरी जो ड्यूटी थी वो 8 से 10:30 की थी। मैं स्कूल का कोई क्लरिकल काम नहीं करता था, कोई एडमिनिस्ट्रेटिव काम नहीं करता था, किसी क्लास का क्लास टीचर नहीं था, कोई रजिस्टर मेंटेन नहीं करता था। मेरे पे केवल पढ़ाने का काम था। देखो, आदमी की बुद्धि खराब होती है तो वो ऐसे ही डिसीजन लेता है। वो कहते हैं ना, कोई कहावत है, विनाश काले विपरीत बुद्धि। मैं कोई काम नहीं कर रहा हूं, जा रहा हूं पढ़ा रहा हूं, उसमें भी मेरे को आफत थी और मैंने खुद से इस्तीफा दे दिया। स्कूल से फोन भी आया मेरे पास कि अगर आप कुछ और चाहते हो तो बता दो। मतलब वो पैसे भी बढ़ाने को राजी थे। और मैंने अपनी टसन में, मैं भाई तुम समझो कहानी को, मैंने कहा पढ़ाना ही नहीं है स्कूल, चक्कर खत्म। फिर कोविड आ गया। अरे ऐसे कैसे? फिर तो इज्जत की बात हो जाती है ना, दोबारा नहीं जा सकते। और कैसे चला जाता? और सुन, विनाशकाले विपरीत बुद्धि का कमाल बताऊं। एक टीचर आई इंटरव्यू देने, उसका सब्जेक्टिव पेपर ले लिया, उसको चेक भी मैंने किया। अरे वो पास भी नहीं हो रही थी, मैंने उसको पास भी किया जबरदस्ती कि ये पास हो जाएगी तो मेरा पीछा छूटेगा ना, तो ये मुझे नहीं छोड़ने देंगे। वो 2 साल से वही पढ़ा रही है, 2 साल से वही पढ़ा रही है। देख रहे हो, फ्री की तनख्वाह। कितना नुकसान मैंने किया अपना यार।
इसी को कहते हैं दिमाग का घूमना। अच्छा, जब मैंने रिजाइन दिया ना, सुनने में आने लगा था कि कोरोना जैसी कोई बीमारी आई है, ठीक है, मैं और केमिस्ट्री वाले सर ना बैठ के चर्चा करते थे, सर ये क्या करेगी। हम कोई काम नहीं करते थे, हम सारा दिन केमिस्ट्री लैब में बैठ के चले आते थे एंड में, क्योंकि हमारी एग्जामिनेशन ड्यूटी नहीं लगती थी। कैसे लगा दोगे, पेपर तो 11:30 खत्म होगा, हमारा टाइम तो 10:30 खत्म हो जाएगा। और अगर हमसे किसी ने कह दी कि 15 मिनट फालतू रुको, तो हम इतने बेशरम लोग थे, हम पैसे मांग लेते थे। एक दिन भाई साहब स्कूल में इंस्पेक्शन हुआ, स्कूल वाले बोले सर आज ना 2:30-3 बजे तक रुकना पड़ेगा, आज इंस्पेक्शन है। हम कोई बात नहीं, एक दिन के एक्स्ट्रा पैसे दे देना। प्रिंसिपल भी सदमे में चली गई थी थोड़ी देर, ये क्या बोल दिया। मैंने कहा अच्छा चलो पैसे मत देना, छुट्टी दे देना, बात बराबर, छुट्टी दे देना, पैसे मत काटना, हो गया ना ये। आओ सवाल करेंगे इसी टाइम पास चीज पे, एक दो क्वेश्चन करके देखते हैं, तुम ही कर दोगे यार, इजी है। ये वाला नहीं, ये वाला, ये रहा सवाल। आओ क्वेश्चन नंबर 2 कब आया पेपर में, देखो जरा, 2006। और क्या क्या था, सिमिलर आया 2004 में और 2000 में भी। आंसर गलत है ये, कहीं यही निकाल दो आंसर, ये किसी और सवाल के, तुम्हारा कोई भरोसा नहीं है, देख के इसका आंसर भी यही छाप दो, ट्राई करो जरा। 2 मिनट 30 सेकंड का समय तुम्हारे पास, डाटा देखो। हाँ ठीक है, 30 सेकंड का समय, आंसर निकाल पटाख से, जल्दी करो। बुक में दिए हुए हैं, बिल्कुल बुक में सब कुछ है, हमने अलग से क्लास में पढ़ाने के लिए छांट लिए। पुस्तिका में सब है, जिनके पास पुस्तिका है प्रश्न ना उतारें चलेगा, उत्तर पे फोकस करें। हाँ भाई, हो गया क्या? नहीं आया, फालतू सवाल है ये, मैं मजाक नहीं कर रहा, एकदम फालतू सवाल। √3 आगे नहीं, वैल्यू में रूट में निकालो, √3 कटबिट नहीं रहा, कुछ कटना चाहिए यार, देखिए 2√3 कुछ करके आना चाहिए। मेरी कैलकुलेशन जो कहती है कि 2√3 कुछ आना चाहिए। हैं, आओ करें, कितना इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आ रहा है, बस यही बता दो तुम लोग यार। नहीं हो रहा है, sin 30 की वैल्यू होती है 10 लाख, लिख ले, बेशरम, शर्म भी नहीं आती, आधी, हाफ, इंटू 10⁴। हाँ ये कुछ ठीक लगा, ये अच्छा लगा, 2√3 इंटू 10⁴, उत्तर बोला। चलो आओ देखें, आओ, टाइम पास सवाल है ये कोई। एक्चुअली एक काम जरूर किया करो, कोई भी न्यूमेरिकल जब दिया हो तो सर्वप्रथम लिखो गिवन, इससे नहीं पता लग जाता है अपने को कि क्या दिया हुआ है, क्या अपने को निकालने का। ठीक है, सबसे पहले लिख लिया करो गिवन। कह रहा डाइपोल की लेंथ है 10 सेंटीमीटर, डाइपोल की लेंथ हमने क्या मानी थी, 2a, तो 2a की वैल्यू कितनी दे दी। अब सेंटीमीटर तो ऐसा यूनिट नहीं है ना लेंथ की, तो इसको किस में बदलना पड़ेगा, मीटर में। तो लेंथ आ गई 10⁻⁻1 मीटर। एक मिनट, इसको सही से लिख दूं, कहीं कोई प्लस ही समझ लेगा इसको। 10⁻⁻1 मीटर। और क्या दिया हुआ है भाई, चार्ज की वैल्यू दी हुई है +-6 × 10⁻³ कूलम।
एंगल दिया हुआ है भाई 30 डिग्री, और भाई टॉर्क दिया है 6√3 न्यूटन मीटर। अब देख, एक छोटी सी बात है जो मेरे को समझ में आ रही है। टॉर्क दे रखा है, पहले पार्ट में उसने इलेक्ट्रिक फील्ड पूछा। अब आज की क्लास में टॉर्क का एक ही फॉर्मूला पढ़े हो, टॉर्क का एक ही फॉर्मूला पढ़े हो ना, PE sin थीटा, हाँ ना तो बोलो। P नहीं दे रखा तुमको डाइपोल मोमेंट, लेकिन डाइपोल मोमेंट का फॉर्मूला तुम जानते तो हो, Q इंटू में इंटू E इंटू साइन थीटा। आओ दिमाग लगाया जाए। टॉर्क कितना दिया, 6√3, चार्ज की वैल्यू 6 इंटू 10 की पावर -3, डाइपोल की लेंथ कितनी है 10 की पावर -1, इलेक्ट्रिक फील्ड E, और थीटा कितना डिग्री, साइन 30 को डायरेक्ट लिख दूं क्या, हाफ। साइन 30 की वैल्यू कितनी आ गई, हाफ। हाँ ना बोलो। प्रगुण उतारने पे फोकस नहीं, समझने पे। कई बार मैंने बोला, बार बार नहीं। जो चीजें कटती हैं उनको काटो। 6 से 6 कटेगा, बात सही है ना। तो मेरे भाई ये 2 इधर आ जाएगा, ये 2 इधर आ गया, तो ये बन गया 2√3। अच्छा, 10 की पावर -3 और 10 की पावर -1 क्या हो गया, 10 की पावर -4। अच्छा, ये इधर आएगी तो पावर प्लस की हो जाएगी ना, तो इनटू में 10 की पावर 4 बराबर E। यूनिट बोलो, यूनिट न्यूटन। ना लिखने पे आधा नंबर कटेगा, याद रखना। अगर यूनिट नहीं लिखी जितनी बार भी आंसर में, आधा आधा नंबर काटते चले जाएंगे, ठीक है। पहली बात, फर्स्ट पार्ट हो गया। अब सेकंड पार्ट क्या पूछ रहा है, अभी तो बताया था फॉर्मूला, -PE cos थीटा। तो इधर देख, अब P की जगह वही Q इंटू 2A, माइनस का Q कितना है 6 इंटू 10 की पावर -3, 2A 10 की पावर -1, E की वैल्यू 2√3 इंटू 10 की पावर 4, और cos 30 की वैल्यू √3/2। हाँ ना तो बोलो। इधर देख ध्यान से, ये 2 तो इस 2 को खा गया भाई, √3 और √3 दे रहा, हो गया 3, 6 18, 4 4, ये कैंसल। आंसर कितना आया, यूनिट बोल, यूनिट बोल। अरे गधे, जूल नहीं होगी, एनर्जी है। बस कहां क्या सोच रहे, पोटेंशियल एनर्जी नहीं है, एनर्जी की यूनिट क्या होती है, जूल। उतारो फटाक से। चलो जल्दी, शाबाश। है ना क्वेश्चन, बताया तो मॉड्यूल में है, उत्तर पे फोकस करो। ये तो मैं एक्चुअली इसीलिए लाता हूँ ना, कि तब फिर मॉड्यूल निकलवाओ क्लास में, फिर वह पेज नंबर ये फलाना ढीमकना उस पर ढूंढो। इससे बढ़िया ये है कि डायरेक्ट अपना करो। इधर नहीं आई बात समझ में। मॉड्यूल में दिया हुआ है पूरे क्वेश्चन बैंक के साथ, जहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड का टोटल क्वेश्चन बैंक है, उसके साथ दिया हुआ है। बंद होगी क्या बेटे रिकॉर्डिंग, चालू है अभी, सही दिख रहा है ना, ये बात। चलो जी, शाबाश शाबाश, आगे बढ़ें। एक सवाल वो है नहीं, चलो मैं खुद ही बना के देता हूं, कल भी दिया था ना। हाँ गुड, लिखो, एक क्वेश्चन लिखो, सवाल लिखो, कैलकुलेट। हाँ इसको छोड़ दो, मैं अभी हटा नहीं रहा, सवाल लिख लो पहले। कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ वर्क डन, कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ वर्क डन इन रोटेटिंग अ डाइपोल, in rotating a dipole from its position of, in rotating a dipole from its position of stable equilibrium, from its position of stable equilibrium to unstable equilibrium
to unstable equilibrium in an electric field वो तुम सोचो, in an electric field of 10 raised to power minus 3 Newton per coulomb, in an electric field of 10 raised to power minus 3 Newton per coulomb and having a dipole moment of 10 raised to power 4 कूलम मीटर। सो बेसिकली दो जानकारियां दी गई हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड 10 की पावर माइनस 3 न्यूटन पर कूलम, डाइपोल मोमेंट 10 की पावर 4 कूलम मीटर। करो जरा फटाक से, आंसर चाहिए। नहीं आया? हाँ जी, पता नहीं यार, जीरो होना तो नहीं चाहिए, लग तो नहीं रहा। जीरो सवाल बनाया तो नहीं है जीरो के लिए। हाँ हाँ, जे बात है। सवाल को फिर से पढ़ो, अंग्रेजी की हिंदी बनाओ। तुम तो अंग्रेजी मीडियम स्कूल में पढ़ते हो। गधे हो तुम। सवाल ही नहीं समझ रहे। मैं कह रहा हूँ सवाल की हिंदी बनाओ, तुम पता लग जाएगा। मिटाया नहीं है, यही है। मिटाया थोड़ी है। कितने लोगों का जीरो आ गया? वो सभी महान लोग। जीरो नहीं आ रहा? 20? बदल दिया कार्तिक आंसर तूने। 10 आ रहा है? पता नहीं यार, देखें करें क्या? 20 कह रहे हैं भाई लोग। पता नहीं, मुझे नहीं पता, मैं तो अब देखूंगा। वर्क डन का फॉर्मूला। अच्छा एक बात, वो कह रहा भाई वर्क डन निकालो कब, जब डाइपोल को कहां से कहां लेके गए, स्टेबल से अनस्टेबल। अब सवाल में कॉन्सेप्ट यही है कि कब तो वो स्टेबल इक्विलिब्रियम में होगा। भाई वो स्टेबल इक्विलिब्रियम में तब होगा जब θ1 की वैल्यू कितना डिग्री होगी, और अनस्टेबल में कब होगा, जब θ 180। मतलब θ1 0 डिग्री तो θ2 कितना डिग्री? यार हाँ ना तो बोलो। तो कह रहा वर्क डन निकालो। अच्छा वर्क डन का फॉर्मूला हमने क्या पढ़ा था? माइनस पीई कॉस θ2 माइनस कॉस। चलो देखो आओ, P की वैल्यू 10 की पावर 4, E की वैल्यू 10 की पावर माइनस 3। कॉस θ2 की जगह क्या, कॉस 180 तो माइनस 1, कॉस 180 की वैल्यू माइनस 1, माइनस कॉस 0, कॉस 0 की वैल्यू 1, 0 नहीं 1, कॉस 0 की वैल्यू 1। तो वर्क डन का फॉर्मूला यहां पे क्या बचा? 10, 10 की पावर 4 इंटू 10 की पावर, और माइनस 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 2, तो माइनस माइनस प्लस, वर्क डन कितना आ गया? 20 जूल। बहुत बढ़िया, सेम सवाल आया है ये भी बोर्ड में, सीबीएसई का ही क्वेश्चन है। डाटा अलग रहा है, स्टेबल और अनस्टेबल की चर्चा उन्होंने भी की थी, डाटा अलग है। जो डाटा है वो तुम्हारे मॉड्यूल में दिया हुआ है, एग्जैक्ट क्वेश्चन ऐसा तुम्हें मिलेगा। हाँ जी, θ2 फाइनल पोजीशन। वो ये कहता है कि भाई मैं 30 से 60 लेके जा रहा हूं, सो θ1 30 और θ2 60। नहीं आई बात समझ में? आया? उतार लो, जिसका गलत हुआ उतारो फटाक से।
अगली क्लास में भी अभी किस पर चर्चा करेंगे, थोड़ी सी सवालों पर, अभी और सवालों पर हम लोग चर्चा करेंगे। न्यूमेरिकल से डर जब तक नहीं निकलेगा जब तक न्यूमेरिकल्स किए नहीं जाएंगे, ठीक है, जब तक न्यूमेरिकल्स किए नहीं जाएंगे। तो अभी अगली क्लास और न्यूमेरिकल्स के नाम हम लोग देंगे, ठीक है। आज जो पढ़ाया इसको क्या करके आएंगे, रिवाइज। बार बार बोल रहा हूं, फिर से बोल रहा हूं, डेरिवेशन तब तक नहीं आएगी जब तक 3-3 बार लिखोगे नहीं। तो उसको पढ़ो नहीं, लिख के देखो, पढ़ो नहीं, लिख के देखो, बात तभी बन पाएगी, अन्यथा बात नहीं बन पाएगी। इसके पीछे वाला, ये भी तूने सही बात बता दी, अभी मैं बटन दबा देता कहानी खत्म हो जाती उसकी, ठीक, ले लो भाई, हाँ हाँ, जरूरत नहीं पड़ेगी, तुम मेरे से